अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर आईनी हलचल की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से गर्दिश करती अफवाहें बहुत से सवालात को जन्म दे रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी और अहम हुकूमती शख्सियात के साथ मुलाकात, ऐवानों के जारी इजलासों के दौरान गैर मामूली मुशावरत और पसे पर्दा होने वाली सियासी गुफ्तो शनीद ने इस तासुर को मज़ीद तक़वियत दी है कि शायद इक़्तिदार के ऐवानों में कोई बड़ी आईनी तब्दीली ज़ेरे गौर है। इत्तलात के मुताबिक मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम के ज़रिए सेहत, तालीम, आबादी, मादनियात और कानकनी जैसे शोबे दोबारा वफाक के सुपुर्द किए जा सकते हैं, जबकि मुतवाज़ी फहरिस्त यानी कंकरेंट लिस्ट की बहाली पर भी गौर हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये महज एक आईनी तरमीम नहीं बल्कि 2010 की 18वीं तरमीम की बुनियादी सोच पर नजरसानी होगी। यही वजह है कि बाज़ हल्के इसे 18वीं तरमीम का रोल बैक करार दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आईनी तरामीम को हमेशा वक्त की ज़रूरत करार देकर पेश किया जाता है। अमरीकी आइन में 27 और भारतीय आइन में 106 तरामीम इस हकीकत की गवाही देती हैं कि जमहूरी मुआशरों में आइन जामिद नहीं बल्कि बदलते हालात के मुताबिक खुद को ढालते हैं। पाकिस्तान में भी यही दलील बारहा दी गई है। आइन बनने के बाद की जाने वाली इब्तदाई तरामीम हो, 8वीं तरमीम हो, 13वीं तरमीम हो, 17वीं हो या फिर 26वीं और 27वीं तरामीम, हर मरतबा ये कहा गया कि रियासती और सियासी तकाजे नई आइनी तश्कील का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम 18वीं तरमीम पाकिस्तान की आइनी तारीख में एक मुनफरिद मकाम रखती है। इस तरमीम के पीछे गैर मामूली सियासी इत्तेफाक राय, पार्लिमानी मुशावरत, मीडिया, सिविल सोसाइटी और आइनी माहिरीन की तवील मश्क शामिल थी। 2010 में जब ये तरमीम मंजूर हुई तो दावा किया गया कि इसने पाकिस्तान के देरीना वफाकी बहरान को हल कर दिया, सूबों को खुद मुख्तारी दे दी, पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बनाया। लेकिन 16 बरस बाद सवालात अब भी मौजूद हैं। क्या सूबों ने NFC अवार्ड और मालियाती इख्तियारात को तालीम, सेहत, आबादी और मकामी तरक्की पर मौसर अंदाज में खर्च किया? क्या सूबाई खुद मुख्तारी के बाद गवर्नेंस बेहतर हुई या बदउनवानी और इंतजामी कमजोरियों ने इन वसाइल को निगल लिया? क्या सूबों ने इख्तियारात बल्दियात तक मुंतकिल किए? यही वो सवालात हैं जो आज मुमकिना 28वीं तरमीम के गिर्द होने वाली बहस को पेचीदा बना रहे हैं। एक तरफ कुछ हल्के ये तासुर दे रहे हैं कि मौजूदा हालात में इस तरमीम की ज़रूरत है, तो दूसरी तरफ इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस तरमीम पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। 2/3 अक्सरियत के बगैर ऐसी किसी तरमीम का मुमकिन होना भी एक बड़ा सियासी सवाल है। 2024 में 26वीं और जिसमें 27वीं तरमीम को भी हालात का तकाजा करार दिया गया था। अब सवाल यह है कि क्या मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम वाकई हालात की ज़रूरत है या फिर पाकिस्तान में एक बार फिर विफाक और सूबों के दरमियान इख्तियारात की पुरानी बहस शुरू हो जाएगी? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 28वीं तरमीम की बाज़गश्त 26वीं और 27वीं के बाद अब इसी पार्लियामेंट से 28वीं तरमीम पेश करने की इत्तलात मुजव्वज़ा तरमीम हालात का तकाजा है या एक और सियासी ज़रूरत? ज़ैगम साहब, एक तो सवाल का जवाब दीजिएगा, दूसरा इज्तिमाई दानिश से की गई तरमीम जिसको कहा जाता है कि ये मुकम्मल तौर पर इसको सपोर्ट रही तमामी तबका फ़िक्र की, क्या उसको रोल बैक करना इतना आसान रहेगा अब की बार? आशा, इसको इस तरह देखते हैं जी कि इंसानी दानिश कितनी भी मुश्तरका हो, कितनी भी बेहतर हो, उस पर नज़रसानी की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब वक्त गुजरता है तो आप पॉलिसियों पर दोबारा नज़रसानी करते हैं। 18वीं तरमीम पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा वाक़या था कि 62 ईयर्स 62 साल के बाद जो पाकिस्तान के सूबों का फेडरेटिंग यूनिट्स का मुतालबा था कि ताकत को डिवॉल्व किया जाए, वो तमाम ताकत, वो तमाम वसाइल, वो तमाम अख्तियारात जो इस्लामाबाद में इकट्ठे हो गए हैं उन्हें सूबों तक नीचे मुंतकिल किया जाए। बहुत अच्छी बात थी क्योंकि ज़ाहिर है इसके नतीजे में सूबे और अवाम दोनों ने मुक़्तदर होना था, इसमें तो कोई शक नहीं। और जब 18वीं तरमीम मंजूर हुई तो इसके नतीजे में फेडरेशन पाकिस्तान की मजबूत हुई। लेकिन आप जहन में रखिए कि इस तरमीम के नतीजे में आइन में 83 आर्टिकल तब्दील किए गए। 83 अभी आप तरामीम की बात कर रही थी तो 18वीं तरमीम 83 आइनी तरामीम का मजमुआ है, ये एक तरमीम नहीं है। अब जब इतनी बड़ी तरमीमें की गई तो जाहिर इस बात की ज़रूरत थी और ज़रूरत है
कि ये देखा जाए कि इस तरमीम के नतीजे में फिर हुआ क्या है, और ये देखा जाए कि इसका तरमीम का जो मकसद था क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। हमारे सूबों के सियासतदान, कौम परस्त सियासतदान भी और बड़ी जमातें भी हमें यही बताते रहे ना कि इस्लामाबाद में ताकत का, अख्तियारात का, वसाइल होने का मतलब ये है कि अवाम के पास वसाइल नहीं है। अवाम के पास तो कुछ नहीं है, सारा कुछ इस्लामाबाद लेकर बैठ गया। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद अमली तौर पर क्या हुआ कि यही वसाइल जो इस्लामाबाद में थे, वही इख्तियारात जो इस्लामाबाद में थे, अब वो 5 जगह पे चले गए और एक ही जगह 5 इस्लामाबाद बन गए। अवाम तक कुछ नहीं पहुंचा। और उसका वाज़ेह सबूत यह है कि इतने अरसे के बाद, 16 साल के बाद, आपको कोई बड़ी तब्दीली अवाम की सूरत हाल में, आपको हेल्थ में, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, उन तमाम चीज़ों में जो सूबों के पास गए, उसमें कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं है कि मरकज कोई कमाल कर रहा था। इस्लामाबाद ने भी कबाड़ा किया हुआ था, उसकी बहुत बेहतरीन मिसाल फाटा है, दुरुस्त हो गया। लेकिन बात यह है कि जब आपके पास गए तो आपने डिलीवर तो करना था ना, और नहीं किया। तो उन्होंने ये बना लिया कि अब खूब माल आ रहा है और मौज करो, खाओ पियो, नौकरियां दो, जो दिल करता है वो करो। उन्होंने वसाइल को बेतहाशा, बेदरेग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक, डिलीवरी कोई नहीं दिखाई। तो अब इसका कोई हल होना चाहिए ना। देखिए, इसका सबसे बड़ा हल ये है कि जो मकसद था, जिसकी खातिर उस वक्त 62 साल से, 62 ईयर्स से जद्दोजहद हो रही थी और इस वक्त 87 साल से जद्दोजहद हो रही है, वो ये है कि भाई अवाम को ताकत दो। तो अभी इसको माशी जरूरत क्या है या सियासी जरूरत क्या है? आपकी गुफ्तगू कह रही है तब्दीली की जरूरत तो है इनको देखने की। ये हमारी माशी जरूरत है, हालात का तकाजा, या सियासी जरूरत? देखिए, क्योंकि मैं सहाफ़ी हूं और सहाफ़ी के तौर पर मैं पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता हूं, ये अवामी ज़रूरत है। दुरुस्त हो गया। अवाम का मुक्तदर होना पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अवाम की ज़रूरत है, ये कौमी ज़रूरत है। ठीक हो, सियासी ज़रूरत तो तकसीम हो जाती है। कुछ पार्टियों की सियासी ज़रूरत है, कुछ पार्टियों की सियासी ज़रूरत नहीं है। कुछ को वारे खाता है, कुछ को वारे नहीं खाता। लेकिन क्या कोई ऐसे अवाम भी हैं जिनको वारे नहीं खाता? अवाम को भी तो डिलीवर होना है, दुरुस्त हो गया जाएगा, कोई तरीका भी तो इख्तियार किया जाएगा ना उस अवाम को डिलीवर करने के लिए। ठीक है जी, उसका तरीका ये है कि बैठकर तमाम इन मसाइल पर बात की जाए, कहाँ कहाँ नाकामी है जल्दी से मुझे कहने दीजिए। देखिए, उसके अलावा एनएफसी का मसला भी बहुत अहम है। विफाक चल ही नहीं पा रहा। बिल्कुल दुरुस्त, इसका हिस्सा है। अगर विफाक चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा ना जी। बिल्कुल, जब मईशत का यहाँ कबाड़ा होता है तो सूबे भी तो बर्बाद होते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये जिम्मेदारी है वो ये देखे जी कि कैसे मरकज को चलाना है, और वो कोई भी नहीं चला पा रहा अपनी अपनी जगह पर। शहजाद साहब, 26वीं और 27वीं तरमीम की हमायत के बाद क्या पीपल्स पार्टी ये मुजव्वजा 28वीं तरमीम, जिसके कुछ निकात या चीजें समझ में आ रही हैं क्या होंगी, क्या इसकी हमायत करेगी? जबकि ये नजर आ रहा है कि माशी या मालियाती तौर पर भी पर कट सकते हैं पीपल्स पार्टी के बतौर एक सूबाई हुकूमत। देखिए, पीपल्स पार्टी के लिए 18वीं तरमीम को रोल बैक करना या उसके कुछ शिकों को रोल बैक करना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने बहुत बड़ा स्टांस लिया हुआ है, पॉलिटिकल स्टांस लिया हुआ है। लेकिन जाहिर है कि ये तो मामला तो ले दे का होता है, तो कहीं ना कहीं पे अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी किस्म की भी, और यही अगला सवाल हमारा होगा अगले चंद हफ्तों और महीनों के अंदर कि ये जो ले दे होगी, ये जो गिव एंड टेक होगा, इसकी सूरत क्या निकलती है। बाहर सूरत उसको छोड़ते हैं। देखिए, बड़ी अच्छी बात की जैगम साहब ने, उन्होंने कहा सूबे और अवाम दोनों को मुक्तदर करना मकसूद था 18वीं तरमीम के बाद। अवाम मुक्तदर नहीं हुए, सूबे मुक्तदर हो गए और बेइंतहा मुक्तदर हो गए, ये तो वाजे हो गया। एक और एस्पेक्ट है जिसको हम भूल जाते हैं, जब वफाक इतना कमजोर हो जाता है, जो कि 18वीं तरमीम के बाद हो चुका है, तो फिर वफाक को अपनी हैसियत मनवाने के लिए कहीं ना कहीं पे कोई थोड़ा सा प्रॉक्सीज चाहिए होती हैं, उसको कहीं सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं। उस वक्त हाइब्रिड जन्म लेता है। तो हम सिर्फ ये ना समझें कि सिर्फ सियासी या उसके मुआशी फवायद हैं या सूबे की हद तक उनको मजबूत करना है। इसके असरात वफाक में जब आते हैं तो किसी और शक्ल में भी आते हैं, जो कि शायद हमेशा के लिए या बहुत देर तक के लिए, जब तक इनको रेक्टिफाई नहीं किया जाता, हमारा सियासी स्ट्रक्चर वापस अपनी जगह पे नहीं आ सकता। ये एक और बहुत अहम चीज़ है। इसलिए 18वीं तरमीम के अंदर या वफाक और सूबों के अंदर थोड़ा बहुत बैलेंस करने की जरूरत है। दूसरी बात, ये जो 3-4 बड़ी चीजें जिक्र की जा रही हैं 28वीं तरमीम में, हमें नहीं पता किस शक्ल में आएगी भी या नहीं आएगी। लेकिन अगर एनएफसी अवार्ड है, उसके अंदर मिसाल का और होना चाहिए। मेरा ख्याल है उसी की बुनियाद ही ये होगी एनएफसी अवार्ड के अंदर के जो थोड़ी बहुत जमा तफरीक करनी है कि इसको काबिल किया जाए कि ये अपने आप को रन कर सके वफाक को। दूसरा, लोकल बॉडीज। ये लोकल बॉडीज का मामला अगर सूबे खुद अपने तौर पे कर लेते
तो आज ये मामला 28वीं तरमीम में लाके एक वफाक को इम्पोज ना करना पड़ता है स्ट्रक्चर के अंदर। और ये करने की जरूरत इसलिए है कि वो जो हिस्सा जो अवाम को मुक्तदर करने का था वो अब इस तरीके से पूरा हो रहा है और होना चाहिए। ये उनका हक है और ये होना चाहिए। तीसरी बात, शायद एक जिक्र किया जा रहा है कि एक यूनिवर्सल नेशनल करिकुलम, यानी एक तमाम सूबों के अंदर एक ही करिकुलम पढ़ाया जाएगा। जाती तौर पर मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल है कि हर सूबे का हर मिजाज अपना मिजाज होता है, हर सूबे का या अपने जुबान का अपना अदब है और उसको अदब के हिसाब से बहरहाल कुछ चॉइसेस ऐसी हैं जो कि स्टैंडर्ड होनी चाहिए। वो उसका स्टैंडर्ड साइंसेस फॉर एग्जांपल उसको स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन हम किस हद तक एक छाप डालना चाहते हैं अपनी आने वाली पौध के ऊपर, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ख्याल से चलना चाहिए। क्योंकि एक ही तरह की छाप जब डाली जाती है तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि इतनी बड़ी आवाम एक ही छाप के साथ ऊपर आ जाए। अच्छा, अब चौथी एक और चीज है जी कि इसके अंदर ये जो पानी और रिस्ट्रक्चरिंग, प्रोविंसेस का रिस्ट्रक्चरिंग का जो मामला था, इतने मजबूत सूबे हो गए कि उन्होंने कहा कि आप हमारे बारे में सोच भी नहीं सकते। बलूचिस्तान कितना बड़ा सूबा है, पंजाब आबादी के लिहाज से कितना बड़ा सूबा है, तो कहीं ना कहीं पे कोई तकसीम करने की जरूरत होगी। और ये अगर ये मिलके सब लोग इसके ऊपर एग्री कर जाएं, चाहे 28वीं तरमीम के अंदर वो रस्ते बनाए जाएं जिसके बाद के सूबे, तो ये जो सूबों के पास ताकत है ना कि जब तक उस असेंबली वो नहीं करेगी 2/3 मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास के जी हमारे सूबे को छोटा किया जा सकता है, जो कोई सूबा करने को तैयार नहीं है। तो जो हमने इन्होंने बनाई हुई है अपनी फिefdoms, 4 फिefdoms बन चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, इन फिefdoms को मैनेज करना और वापस, और फिर ये भी यकीन करना कि जो पैसा जा रहा है वो असल में सही तौर पे इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा हाल है कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत है, उसको बैक जरूर करना चाहिए। और अगर 28वीं तरमीम इन चीजों पे आती है तो मेरे हिसाब से तो वेलकम किया जाना चाहिए। हसन निसार साहब, अभी जैसे ऊपर जैगम साहब ने भी कहा कि एक की बजाय 5 इस्लामाबाद बन गए, 18वीं तरमीम ने किसी भी तरह से विफाकी बहरान को हल किया था या इख्तियारात की एक नई जंग छेड़ दी गई थी? यार हमारे यहाँ तो ये प्रोग्रामों में ना बीटिंग अराउंड द बुश वाली बात चलती है। मुझे सादा सी एक बात समझा दो कि ये मुल्क शुल्क और आइन शाइन और असम्बलियाँ असम्बलियाँ और फिर इनमें तरमीमें कि जी वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद एक पूरा प्रोसेस है, तो यही हाल कानून का होता है, इसमें कौन सी नई बात है। तरमीमें होती हैं, लेकिन मुझे कोई ये बताए कि बॉटम लाइन क्या होती है कानूनों की या आइनों की, तरमीमों की, असम्बलियों की। 78 साल हो गए इस मुल्क को। बॉटम लाइन होती है अवाम की फलाह बहबूद, दुरुस्त। वो ना पहले थी, ना आज है, ना आइंदा होगी। ये सारे ढोंग और ड्रामे हैं। सो मेरी तरफ से भाड़ में जाए कि ये हालात के तकाजे हैं और सियासी ज़रूरतें हैं। वो भाई इन तुम्हारे आइन ने, तरमीमों ने, असम्बलियों ने भूख नंग जहालत तौहीन बेबसी के अलावा आवाम को दिया क्या है? बॉटम लाइन तो इतनी है ना, वही देने की कोशिश कर रहे हो। 18वीं तरमीम में लगता था कि इख्तियार मौजूद नहीं है तो इख्तियार नीचे ले गए, अब लगता है कि नहीं हुआ तो अब इख्तियार पीछे ले जाते हैं। ओ भाई वो बात सुनो ना, मतलब ये है इधर से आओ उधर से आओ, अवाम की मौत है, किस्तों में मौत, खत्म। आइन और इन्होंने कुछ नहीं दिया और जो कुछ अब होगा वो भी यही कुछ होगा। अब प्रैक्टिकली 78 साल के बाद कुछ शर्म भी नहीं आती ना हमें ये बातें करते हुए भी। मुझे तो शर्म आती है, मुझे गुस्सा चढ़ता है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बदहाली ने तलाकों की शरह बढ़ा दी है। मुस्तकबिल तकरीबन 3 करोड़ बच्चों की शक्ल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो बाहर धक्के खाता फिर रहा है, कर्जे माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हुए हैं। तो क्या तरमीमें आ रही हैं जा रही हैं, लोग कौन हैं? इनसे खैर की तवक्को, यूं होगा तो वो होगा वो हो, ये है पानी में मदानी चलाने वाली बात है। बस ठीक है, हमारा काम ही ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ना पहले कुछ हुआ था ना अब होगा। मायूसी और नाउमीदी है कि कोई फर्क नहीं। बात सुने, एक शर्त जी, उफ़क़ी अमूदी तब्दीलियां जब तक बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं आती, और इसके लिए भी आपके पास अब 2, 4, 5 साल से ज्यादा का वक्त नहीं है, वो भी कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। तो कौन लोग भी कहीं से लाने पड़ेंगे, यहीं से आ जाएंगी कुछ तब्दीलियां। तो जाहिर बात है कुछ फैसलों ने पाकिस्तान को डिलीवर तो किया है पिछले तो वो मटीरियल नहीं है। अच्छा चलें, फिर वो भी मंगाते हैं कहीं से।
आमिर अहमद खान साहब, जाहिर बात है मायूसी के साथ उम्मीद भी रखी जाती है तो अगले दिन की सुबह होती है। सवाल यह है कि जो मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम की बात की जा रही है, तालीम, सेहत, बहबूद आबादी या फिर कंकरेंट लिस्ट की वापसी, NFC अवार्ड, क्या नए मजबूत मरकजी निज़ाम की बुनियाद रखी जाएगी या फिर सूबों के अंदर एहसास महरूमी मजीद बढ़ जाएगा? कोई वे फॉरवर्ड दिखता है कि हमने सीख लिया माजी के तजुर्बात से या रेपिटेशन रहेगी? आयशा, वे फॉरवर्ड ज़रूर होता अगर इसके अंदर हम 28वीं तरमीम के साथ ही हम रोल बैक करना जिक्र करते। देखिए, रोल बैक का मतलब तो ये होता है ना कि जहाँ से आपने सफ़र अपना शुरू किया था वहीं पे आप वापस चले जाएं। यानी कि 16 साल से आप एक सड़क बना रहे हैं, फिर एक दिन आपको ख्याल आता है कि नहीं, ये तो हमें कहीं नहीं ले जा रही है ये सड़क, तो आप उसको अबेंडन करके फिर आप कहेंगे नहीं जी वापस चलते हैं और नए सिरे से कोई नई सड़क बनाना शुरू करते हैं। सो रोल बैक तो बहरहाल किसी चीज़ का जवाज़ नहीं होता। दूसरी मेरे ख्याल में जो एक बहुत अहम चीज़ है ना कि हमें इश्यूज़, गवर्नेंस के इश्यूज़ को हमें स्ट्रक्चरल इश्यूज़ के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। 18वीं तरमीम से पहले जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली वो वसाइल जब सूबों को ट्रांसफ़र हुए हैं तो वो जो तर्ज़ हुकूमत है ना, जिसकी वजह से इस वक्त लोग भी परेशान हैं और इतनी नफरत भी है जी हुकूमत के साथ। नफरत का भी चले, मैं अगर ना लफ्ज़ करूँ इस्तेमाल, तो हुकूमत और पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि हुकूमत और अवाम के बीच में रिश्ता है वो तकरीबन ना होने के बराबर रह गया है। वो पहले जैसा था उसमें हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आई है। लेकिन अगर आप उसको स्ट्रक्चरल इश्यूज़ के साथ कंफ्यूज करेंगे, ये गवर्नेंस के इश्यूज़ को, तो फिर तो आप गोल गोल घूम रहे हैं, शायद कहीं भी नहीं चले जाएंगे। हाँ, अगर ये 28वीं तरमीम की बात ये हो रही है बजाय इसके कि जी तालीम और सेहत के शोबे वापस चले जाएं, आबादी, मादनियात और माइनिंग का शोबा जो है वापस वफाक के पास चला जाए, इसकी बजाय अगर ये हो रही है कि नहीं, पाकिस्तान को स्ट्रक्चरली किस तरह से बदला जाए ताकि उससे अवाम के लिए कोई बेहतरी हो, तो फिर बेशक आफ्टर ऑल 18वीं तरमीम जो है वो इतनी अहम है ना जितना कि आइन है या जितनी कि आइन के अंदर और कोई भी तरमीम है। सो ये इट ऑल डिपेंड्स कि ये डिबेट जो है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि अब ये बातें जो है ना पाकिस्तान के अंदर खुल्लम खुल्ला तो होती नहीं है, ये तो महल्लात के अंदर होती हैं। जितनी सीक्रेसी हम रखते हैं ईरान और US के मुज़ाकरात के ऊपर, उतनी हम ये इस तरह की जो ऐवान सदर के अंदर मुलाकातें होती हैं बड़े धड़ों के बीच में, उतनी सीक्रेसी उनके ऊपर भी होती है। तो हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में हो रही है। लेकिन अगर वो तो आमिर साहब आप शायद याद करें तो आपको याद होगा 26वीं तरमीम के वक्त तो आखिरी वक्त तक शिकें पता नहीं चल रही थी, खुद पार्लियामेंटेरियंस को, सियासतदानों को पता नहीं था कि असल मुसव्विदा कौन सा है। आखिरी वक्त तक ऐसा घुमा रखा था मीडिया को। क्या बात कर रहे हैं? एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन आयशा, और ये है वो इंडिकेटर उस डिस्टेंस का जो कि इस हुकूमत का अवाम के बीच में पैदा हो चुका है, वो फासला जो पैदा हो चुका है। और अगर तो ये सारी डिस्कशन 28वीं तरमीम की जो है वो उस फासले को कम करने के ऊपर फोकस्ड है, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर होनी चाहिए जी, कल की आज की बजाय ये कल हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर इसका मकसद सिर्फ पैसों की बंदरबांट के ऊपर एक झगड़ा है और वफाक की ये इंतहाई कमज़ोर मंतिक मेरी नज़र के अंदर कि जी वफाक जो है वो तो भूखों मर रहा है, उसके पास तो अपना गुजारा करने के पैसे नहीं है। अरे भाई, 18वीं तरमीम का एक मकसद ये था कि सूबों को इख्तियारात और वसाइल आप जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वफाक अपने आप को ट्रिम डाउन करे। उसका मतलब ये नहीं था कि वफाक अपनी पहले वाली अयाशियों के अंदर बैठा रहे और साथ साथ सारे वसाइल जो हैं वो सूबों को दे दे। ये प्रॉब्लम्स हैं, ये दीज आर द काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो कि आज हमें वहाँ पर लेके आए हैं, अदर देन द ओवरऑल इशूज़ ऑफ मिस गवर्नेंस, जिसकी वजह से अवाम की जो हालत है सो है। सो आई थिंक जो सारा हमारा फोकस का मतलब हमारा फोकस तो ये होना चाहिए कि देखिए ये किस डायरेक्शन के अंदर है। मुझे ज़ीरो इंटरेस्ट होगा 28वीं तरमीम के अंदर अगर इसका मकसद चंद की डिपार्टमेंट्स वापस जो कि पहले वफाक ने सूबों को भेजे हैं वही उठा के आप वापस वफाक के भेजने, सिफर फर्क पड़ेगा, बल्कि पहले से ज़्यादा कमज़ोर होगा वफाक और उसका फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई इनोवेटिव थिंकिंग लाई जा रही है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप अपने आप को बाकायदा जेन्युइनली रीस्ट्रक्चर करने का सोच रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अच्छा जी सूबे भी काफ़ी नहीं है, बहुत बड़े बड़े सूबे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको मजीद पेयर डाउन करके हुकूमत को अवाम के मजीद करीब किस तरह से लाया जा सकता है। तो 28वें के बाद 29 भी करनी पड़े और 30वीं भी करनी पड़े तो बिल्कुल हमें इसमें झिझक नहीं करनी चाहिए। डायरेक्शन, द रियल इशू इज द डायरेक्शन और जेन्युइन रीस्ट्रक्चरिंग नजर आए। एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अब ग्रीन नहीं ब्लू पासपोर्ट चाहिए और साबिक हुए पार्लियामेंटेरियंस की ये ख्वाहिश है। इस ब्रेक के बाद
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में कानून साजी के ऐवान एक बार फिर एक ऐसे मामले पर यकजा नजर आ रहे हैं जिसका ताल्लुक अवामी मफाद की बजाय अशराफिया की सहूलतों से जुड़ा है। सेनेटर अब्दुल कादिर ने पासपोर्ट तरमीमी बिल 2026 पेश किया। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक साबिक रुकने पार्लियामेंट, उसकी शरीक हयात और 28 साल से कम उम्र नन्हे मुन्ने बच्चों को ब्लू पासपोर्ट जारी किया जा सकेगा। बिल के अगराज़ व मकासद के मुताबिक इस वक्त ग्रेड 22 के रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज, उनकी शरीक हयात और जेर कफालत बच्चों को मुफ्त ब्लू पासपोर्ट की सहूलत हासिल है। तहम साबिक पार्लियामेंटेरियंस को ऐसी सहूलत दस्तयाब नहीं, और ये कैसे हो सकता है कि पीछे रह जाएं। लिहाजा आला सतह पर खिदमत अंजाम देने वाले अफराद के लिए मुरात में यकसानियत पैदा करना ज़रूरी है। इसलिए साबिक अरकान पार्लियामेंट को भी ब्लू पासपोर्ट की सहूलत दी जाए। बिल के मुताबिक अगर कोई रुकने कौमी असम्बली 5 साल की मुद्दत या सेनेटर 6 साल की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले मुस्ताफी हो जाता है या किसी वजह से रुकनियत खत्म हो जाती है तो भी उसे ब्लू पासपोर्ट बरकरार रखने की इजाजत होगी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने बिल की मुखालिफत की तो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हाउस में बैठे अरकान की आरा और मूड को भांपते हुए वजीर मुमलिकत से कहा कि आप वोटिंग कराएंगे तो हार जाएंगे, इसलिए बिल कमेटी को भेज देते हैं। यहाँ मसला सिर्फ एक पासपोर्ट का नहीं बल्कि एक सोच का है। वो सोच जिसमें अवामी नुमाइंदगी को अवाम जैसा बनने के बजाय अशराफिया जैसा बनने का रास्ता समझ लिया गया है। पहले मौजूदा अरकान, फिर साबिक अरकान, फिर उनके अहले खाना और अब बच्चे भी वो जिनकी उम्रें 28 बरस तक की हों, वहां तक ये दायरा बढ़ाया जा रहा है। क्या ये वही जमहूरियत है जिसमें नुमाइंदे अवाम के दरमियान से उठकर उन्हीं जैसा रहने का वादा करते हैं? यही वो नुक्ता है जहां अशराफिया और अवाम के दरमियान फासले की लकीर वाज़े हो जाती है। अगर अवामी नुमाइंदे ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने बीवी बच्चों को भी अवाम से अलग एक मुराद याफ्ता तबके में तब्दील करना चाहें तो फिर नुमाइंदगी का तसव्वुर कहीं आएगा। असल सवाल ये नहीं कि ब्लू पासपोर्ट किसको मिलना चाहिए, बल्कि ये है कि क्या इख्तिदार का मतलब सिर्फ मुराद है या जिम्मेदारी। ये बिल एक वाज़ेह पैगाम देता है कि शायद इस निज़ाम में नुमाइंदगी का मतलब अवाम जैसा होना नहीं बल्कि उनसे मुख्तलिफ और बालातर हो जाना है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, साबिक पार्लियामेंटेरियंस, शरीक हयात और 28 साल तक के बच्चों के लिए ब्लू पासपोर्ट जारी करने का बिल, अवामी नुमाइंदे ग्रीन पासपोर्ट पर एतमाद करने को तैयार क्यों नहीं? शहजाद चौधरी साहब कुछ हमें समझाइएगा भी, ये ब्लू पासपोर्ट की इतनी ख्वाहिश क्यों है और फिर कौन जिम्मेदारी ले? साबिक पार्लियामेंटेरियंस, उनकी शरीक हयात और फिर 28 साल तक की उम्र के बच्चे, मतलब पार्लियामेंटेरियन रिटायर भी हो जाए तो खानदान ये सब इम्यूनिटी एंजॉय करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी कि ग्रीन पासपोर्ट है आमियों का पासपोर्ट, जो ब्लू है ये खवास का पासपोर्ट है, और एक सुर्ख पासपोर्ट भी हुआ करता है जो कि गवर्नमेंट के सीनियर फंक्शनरीज के लिए होता है, और उसके जो उसके तरीक़ाकार है वो टोटली मुख्तलिफ है, सिर्फ चंद लोगों तक उसको दिया जाता है। अब ब्लू क्यों लेते हैं लोग? इसलिए कि ब्लू के ऊपर जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जो आपकी विंडो है जहां पर आपने एग्जिट करना है एयरपोर्ट से, वो अलहदा होती है। हालांकि वो तो ये लोग ग्रीन या बगैर पासपोर्ट के भी हों तो फिर भी इनकी विंडो अलहदा होगी, लेकिन बहरहाल उसको दिखाना मकसूद होता है कि ये देखें हमारे पास एक अलहदा रंग का, ये आम लोगों की सब्ज़ है, हमारा ब्लू है। दूसरा, जब ये दूसरे मुल्क चले जाते हैं, वहां पे लैंड कर जाते हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि आपका ग्रीन है या आपका ब्लू है या आपका क्या है और आप कौन है। उनको वीज़ा चाहिए अगर आपने वहां पे एंटर करना है, और उससे ब्लू में हो, रेड में हो या किसी में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये होता है कि अगर आपके पास ब्लू पासपोर्ट है, जो कि गालिबन ये तमाम साहिबान इस वक्त नहीं जानते, जब भी आपने कहीं ट्रैवल करना है, आपका बच्चा है या आपकी बीवी है या आप खुद, आपको सबसे पहले फॉरेन ऑफिस से नोट वर्बल लेना पड़ता है। यानी वो ऑथराइज करेगा कि हाँ जी आप फलानी एम्बेसी इस आदमी को वीजा दे दो, इसका मतलब है आपके ऊपर कंट्रोल है। आप अगर बाहर जाना है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मर्जी के बगैर नहीं जा सकते। ये एक नेगेटिव है ब्लू पासपोर्ट का। इसलिए बहुत सारे लोग जब ब्लू पासपोर्ट होता भी है तो उसको छोड़ के फिर ग्रीन पे आ जाते हैं कि ना कभी किसी को पता लगे कब गया और कब आया, लेकिन ये अकल जरा थोड़ा बाद में आती है। दूसरी बात, 18 साल की उम्र तक का तो सुना था, यानी ये लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं खासतौर पे 22-21 के, और फिर उसके बाद जो मेंबरान हैं जो पार्लियामेंट के जो सर्व कर रहे होते हैं, उनको ब्लू उनकी 18 साल की औलादों तक तो सुना था, जो डिपेंडेंट बच्चे होते हैं। लेकिन जो बच्चा शादीशुदा हो जाए या 18 से ऊपर चला जाए, उसको बाहर की दुनिया में लात मार के घर से बाहर कह देते हैं कि जाओ जाके अपनी जिंदगी खुद गुजारो, अब हम माँ बाप वालिदैन तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारा बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है।
तो ये जो है ये 28 साल तक उनको पालना चाहते हैं क्योंकि मुमताज रहना चाहते हैं। तीसरी बात, ब्लू पासपोर्ट सिर्फ उस आदमी के लिए होता है जो कि गवर्नमेंट का मुलाजिम हो या गवर्नमेंट का फंक्शनरी हो। जब आप साबिक हो जाते हैं किसी भी चीज से, आपका हक ही नहीं रहता कि आप ब्लू पासपोर्ट लेके चले। गो के बहुत सारे लोग आज भी ब्लू पासपोर्ट लेके चल रहे होते हैं क्योंकि उनको वो मुमताज करता है। तो हर तरफ खराबी ही खराबी है। डेवलपमेंट फंड्स देख लें, यूटिलिटीज का बिल्स देख लें, इन सबको खा खा के इन लोगों ने, और अब ये ब्लू पासपोर्ट, ताकि गालियां, लोग जो लंबी लाइन में लगे होंगे ना, ये ब्लू दिखाएंगे ना, इसका मतलब है अब और 10 गुना आवाज के साथ गालियां पड़ेंगी आपको एयरपोर्ट के ऊपर। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, अवामी नुमाइंदे अवाम से आखिर मुख्तलिफ और बालातर सुपीरियर ही क्यों दिखना चाहते हैं? मतलब एक बार आप पार्लियामेंट का हिस्सा बने और उसके बाद प्रोटोकॉल्स और हर चीज आपके पास मुयस्सर रहनी चाहिए, मतलब सर्वाइवल नहीं नजर आता उनको इन चीजों के बगैर? मैं तो देखो बात सुनो, मैं तो फुली कन्विंस कि पाकिस्तान का क़याम जो है वो एक खुशगवार हादसा है, अदरवाइज तो कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। मैं 1000 बार ये बात कर चुका हूँ, गजनवी, गौरी, फलाने और मोदी ये गलत सौदा बेचता है। वहाँ हिंदुओं, आम हिंदुओं में और मुसलमानों में कभी कोई तफरीक नहीं रही। ये बेसिकली अप्रोच का, बाकी सारे ये किस्से कहानियाँ हैं। देखो बात सुनो, अभी मैं समा पे देख रहा हूँ, अनमोल नाम है खातून का, उर्फ है पिंकी, कराची की टॉप ड्रग डीलर, पुलिस को कुत्तों की तरह ट्रीट कर रही है। और जो जुमले समा पे चल रहे हैं इस वक्त, पॉश तरीन इलाकों में कोकीन क्वीन कैटवॉक करती आई है पुलिस स्टेशन, पीछे पुलिस ये डोरमैट्स की तरह बिछे हुए। ओ, इट इज नॉट अ ह्यूमन सोसाइटी, ये इट्स अ सोसाइटी ऑफ सब मैन एंड मैनिमल्स। मैन और एनिमल का इम्तजाज और सब मैन होता है। मैन होने से होता मैन है, लेकिन नस्ल में मैन होने से वो 8-10 सीढ़ियाँ नीचे होता है। ये मुआशरा बना ही कभी नहीं, ये सदियों से इसी तरह है। इसके लिए थोड़ा अगर पढ़ और ना पढ़ो तो यार कोई 1500 मुहावरा ही पढ़ लो अपना, कुछ भी नहीं है, मकरू। और बात सुनो, एक बात सोचो, यहाँ लोग लाइनें पढ़ते हैं, इन बिटवीन द लाइंस आर्ट ऑफ रीडिंग होता है जी। ये रीडिंग नहीं होती, आर्ट ऑफ रीडिंग वो आपको बताता है कि जो छपा हुआ पढ़ रहे हो उसके दरमियान चल रहा है। सुनो, जिन लोगों की औलादें बेपनाह जायदादें अरबों डॉलर्स बैरून मुल्क हैं, तो ये है क्या? ये दरअसल इस मुल्क के मुस्तकबिल पे अदम एतमाद का खुला ऐलान है। दुरुस्त कह रहे हैं। ये बुनियादी समझ, देखो बात सुनो, आप हो ही इनके अपना ये मार्शल साहब के वो जाते हैं रिश्तेदार उधर हैं, फलाना टमकाना, मेरा पूरा ख़ानदान इन लॉज मेरे सारे वहाँ हैं 32-35 साल से। अच्छा आपने लेना है ले लो, कोई एक आध अपार्टमेंट के यार हम छुट्टियों पे जाएंगे तो नहीं, इधर उधर नहीं रहना। 3 of my sisters live in इंग्लैंड, तो बता क्या तो चलो ठीक है भाई, अगर हर साल बच्चों ने छुट्टियों पे जाना है तो एक आध अपार्टमेंट, वो खरबों की जायदादें। आप लोग सारे के सारे बाहर जाते हो, आपको कभी कोई नहीं बताता, मैं चिढ़ जाता हूँ। आई स्नैप पीपल, यस स्टॉप टेलिंग मी ओदी है ओदी है ओदी है ओदी है, आपको नहीं पता, ये आप सबको पता है। वैलिड पॉइंट हसन साहब। वो नहीं है ये जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, वो उसके साथ ही चला गया। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आमिर साहब, सिटिंग पार्लियामेंटेरियन तो ठीक है, बात साबिक अरकान, फिर उनकी शरीक हयात, फिर 28 साल तक के बच्चे, ये मुराद देने का सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? अभी तो पार्लियामेंट लॉजेस फेज 2 बन रहा है, 104 लग्जरी फैमिली स्वीट्स बन रहे हैं और 30 जून तक की डेडलाइन है। अवाम के लिए सिर्फ बहरान है, वो आटा है, एनर्जी है, पानी है, चीनी है। ये सिलसिला थमेगा कहीं जाके? कैसे थमेगा आयशा? आपको याद है ये जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुआ ईरान और अमेरिका के बीच में, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को एकदम दुनिया में बड़ी इज्जत मिली, बड़े एहतराम से पाकिस्तान का नाम लिया जाने, तो वो आपको मीम्स का सिलसिला याद है जो शुरू हुआ था, जहाँ पे कोई खाना भी खा रहा है तो अपना ग्रीन पासपोर्ट मेज़ पे रख के खा रहा है, कोई बाजार में जा रहा है तो उसने अपना ग्रीन पासपोर्ट ऐसे पकड़ा हुआ है। याद है ना आपको? कितना फख्र किया था पाकिस्तानियों के अंदर। तो अब अगर ये तबका हमारे से ग्रीन की बजाय ब्लू पासपोर्ट मांग रहे हैं तो वो
वो जो मैं इस फासले का जिक्र करता हूँ ना अपने हुक्मरान तबके और लोगों के बीच में, ये उसकी एक और निशानी है। देखिए आशा, दुनिया का कोई माशरा ऐसा नहीं है जिसके अंदर एलीट्स ना हो। ये जो आज क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस की हम बात करते हैं, ये कैंपेन सारी की सारी यूरोपियन एलीट्स ने शुरू की थी, जब उनको एहसास हुआ था कि हम अपने तमाम तर दौलत के बावजूद भी अगर हवाई आलूदा हो जाएगी तो हम अपने आप को उससे बचा नहीं सकेंगे। अमेरिका का जो पूरा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर अमेरिकन एलीट्स का बहुत अहम रोल है। पाकिस्तान में भी अगर आप पाकिस्तान की बिजनेस एलीट्स की बात करें तो कम से कम सिंध की हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और हेल्थ सर्विसेज हैं सिंध की, उनके अंदर ये हमारी बिजनेस एलीट्स का एक बहुत अहम और बहुत ही ज़रूरी इंडिस्पेंसिबल रोल रहा है। तो एलीट्स हर जगह पे होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें हमारी रूलिंग एलीट जो है ना, उसका एक मुझे लगता है कि वो इस नुक्ते के ऊपर आकर फोकस हो गई है कि यार कोई गलती से हमें आम आदमी ना समझ ले। इसलिए आशा, मेरी एक छोटी सी रिकमेंडेशन है, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कितना डिस्टेस्टफुल काम है जो कि ये हो रहा है। दुरुस्त हो गया जी। ज़ैगम साहब, अवामी नुमाइंदे ग्रीन की बजाय ब्लू पासपोर्ट के हुसूल के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें हम आम आदमी पसंद नहीं है, इसलिए वो ऊपर ही रहना चाहते हैं, क्यों? देखिए, पाकिस्तान में अब सेनेट को या तब्दील करना चाहिए या बंद करना चाहिए। सेनेट का मकसद फौत हो चुका है। सेनेट का जो मकसद था कि फेडरेशन की नुमाइंदा होगी, सेनेट का मकसद ये होगा कि यहाँ पे वो काबिल तरीन अहल तरीन लोग आएंगे जो बराह रास्त मुंतखब नहीं हो सकते, जिनके पास कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं है। सेनेट एक बाजार बन गया है। सेनेट में क्या हो रहा है, पार्टियों के ATM बैठे हुए हैं और जिनका वाहिद मकसद क्या है, अपने लिए मफादात हासिल करना। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, किसी से आप पूछ लीजिए। शर्मनाक बात है इस तरह की करारदाद का आना। क्या सर, अब तो लोगों को पता है अरबों के रेट लगते हैं। जी, अरबों के रेट लगते हैं, बिल्कुल। और ये कमाई का जरिया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और अरबों के रेट लगा के आने के बाद ये अरबों वापस कैसे कमाते हैं, जरा किसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देकर देखें, जरा एशियन डेवलपमेंट बैंक वालों से पूछें कि उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका क्या हशर हो रहा होता है और कौन कर रहा होता है। ठेकेदार सेनेटर वहां पे क्या कर रहे होते हैं, ये जरा पूछिए। गवर्नेंस का कितना कबाड़ा थ्रू सेनेट हो रहा है और थ्रू सच सेनेटर्स हो रहा है। अब ये जो सेनेटर साहब हैं, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, मुझे पता नहीं इनका बाकी कंडक्ट क्या है, कि ये बाप से भी वाबस्ता थे, PTI से भी वाबस्ता थे, इंडिपेंडेंट है ये। आप अंदाजा लगाइए कितने तकड़े इंडिपेंडेंट होंगे जो बलूचिस्तान से आए हैं, जिन्हें सब्ज पासपोर्ट से शर्म आती है, जिन्हें ब्लू पासपोर्ट चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए, अपनी बेगम या बेगमात के लिए भी चाहिए, अपने बच्चों के लिए भी चाहिए, 28 साल तक ग्रोन अप बच्चों के लिए चाहिए। जी 28 साल तक। और मकसद क्या होता है इस पासपोर्ट का? इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब कोई रियासती ओहदेदार, मुंतखब नुमाइंदा भी रियासती ओहदेदार होता है, वो गैर मुल्की दौरे पर जाए तो उसकी आसानी हो। ये गैर मुल्की सरकारी दौरे के लिए, कि जब आप वो स्टेट फंक्शन के लिए जाएंगे, ये आपके मजे के लिए, अयाशियों के लिए नहीं है। ठीक ये जो यहाँ तबाही मची हुई है, और कितनी अफसोसनाक बात है कि चेयरमैन साहब ने कहा कि इसको रोको। ठीक हो गया ज़ैगम साहब, ये है सेनेट ऑफ सब कुछ आप लोगों ने कह दिया। यही पार्लियामेंटेरियंस को कि सोचिए जरूर जो कुछ आप कर रहे हैं। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।